नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति पर दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी, निर्बल उत्तराधिकारी, उनके शासन में चर्चा कर रहे थे। उसी संदर्भ में हमने सैयद बंधु का भी उल्लेख किया था कि कैसे सैयद बंधुओं ने एक के बाद एक मुग़ल सम्राटों, जो मुग़ल राजकुमार हैं, उनको मुग़ल सम्राट के रूप में उनका राज्याभिषेक किया। और जब उनके अनुरूप यानी कि सैयद बंधु के अनुरूप कार्य नहीं किया जब सम्राटों ने, तो वो उनको बदलते गए, मौत के घाट उतार कर नया सम्राट। फिर अंत में मोहम्मद शाह रंगीला ने, जिसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उसने सैयद ब्रदर्स को ठिकाने लगाया षड्यंत्र पूर्वक। तो वो जो पूरा दौर था विद्यार्थियों, 1707 से लेकर के 1857 तक का, 150 साल का, 1.5 शताब्दियों का, वो एक राजनीतिक अनिश्चितता का, अराजकता का दौर था। हमारा जो टॉपिक है कि अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, तो ये तो हमने कल किया कि दिल्ली में जो मुग़ल शासन कर रहे थे वो उनकी स्थिति क्या थी। अब बात करते हैं दूसरी जो शक्तियाँ उस समय भारत के अंदर शासन कर रही थीं। वो चाहे पंजाब में सिख हों, भरतपुर में आगरा और यहाँ पे जाट हों, बुंदेलखंड में बुंदेले हों और पेशवा हों, मराठा, सब अपनी अपनी शक्ति का विकास कर रहे थे क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई थी। तो जाट शक्ति की यदि हम बात करें तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, यानी कि असहिष्णुता की नीति, उसके विरुद्ध मथुरा के जाटों ने तिलपत के जमींदार, तिलपत नाम की एक जगह, वहाँ के जमींदार जिनका नाम गोकुल जाट के नेतृत्व में पहली बार 1669 में विद्रोह किया, यानी कि औरंगजेब के समय। विद्रोही जाटों ने मथुरा के मुग़ल फौजदार अब्दुर नबी को मौत के घाट उतार दिया। बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों। इस पर मुग़ल सेनापति हसन अली खां एक विशाल सेना लेकर मथुरा के लगभग 20 मील दूरी पर जा पहुंचा। जाटों ने यहाँ वीरता से युद्ध किया परंतु वे पराजित हो गए। गोकुल जाट को बंदी बना लिया गया। आगरा की पुलिस चौकी, जो कि यहाँ पर मुग़ल अधिकारी थे, मुग़ल चौकी पर गोकुल जाट के जो उसको बंदी लाया गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये जाटों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था, लेकिन जाट निराश नहीं हुए। 1686 में उन्होंने राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। इस समय भी औरंगजेब था विद्यार्थियों। इस विद्रोह का केंद्र सिनसिनी नाम की एक वहाँ जगह है और सौंधी, ये भी जगह, सिनसिनी और सौंधी 2 जगह पर हुआ। यहाँ जाटों ने मिट्टी के दुर्ग बनाकर मुगलों का सामना किया। सामान्य ज्ञान का प्रश्न निकल के आता है विद्यार्थियों यहाँ से। मिट्टी के दुर्ग बनाकर मुगलों का सामना किया। आगरे के आसपास उन्होंने लूट मचाना प्रारंभ कर दिया। उधर औरंगजेब दक्षिण में व्यस्त था क्योंकि वहाँ पे मराठों के साथ उसका फाइटिंग चल रहा था।
और इधर 1686 में विजय प्राप्त कर जाटों ने आगरा व दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुगलों की राजधानी आगरा और दिल्ली ये उनके केंद्र हैं, और वहाँ उसकी नाक के नीचे जाटों ने अपनी शक्ति वहाँ पर उन्होंने बढ़ाना जो प्रारंभ कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से राजाराम अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। 1688-89 में युद्ध करते हुए वो युद्ध के मैदान में काम आ गए, और बिशन सिंह कछवाहा जो कि मथुरा का फौजदार था और मुगलों की तरफ से वहाँ पे तैनात था, वहाँ उसने जाटों से सिनसनी और सौंधी ये दोनों जगह छीन ली। इस पराजय से भी जाट हताश नहीं हुए, जैसा कि डॉक्टर जदुनाथ सरकार लिखते हैं। वो हताश नहीं हुए और वे औरंगजेब के जीवन के अंत तक युद्ध करते रहे, और उसके जो निर्बल उत्तराधिकारी थे बाद में वो उसको दबा नहीं सके। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व चूड़ामन ने संभाला, और वह भरतपुर में जाट स्टेट स्थापित करने में सफल हो गया। जाटों का एक अलग से अपना राज्य हो गया, एक स्टेट हो गया, और वो एक दिल्ली के पास में एक जाट स्टेट जो है विद्यार्थी वो वहाँ पर कायम हो गई। तो आप देखिए ये जो जाट स्टेट हैं इसमें कई शासक हुए। महाराजा सूरजमल हुए जिनको पूरा देश जानता है, और सूरजमल जो है इस वंश के सर्वाधिक प्रतापी बड़े वीर शासक माने जाते हैं, और वो थे। और 1745 में अली मोहम्मद रोहिला के साथ में उनका युद्ध हुआ, और उसमें उन्होंने बड़ी वीरता का परिचय दिया। तो इस प्रकार से सूरजमल के समय जो है मराठों ने उन्नति की। सूरजमल के बाद अगले जो शासक हुए जवाहर सिंह हुए। सूरजमल के शासनकाल में जाट शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, और उनकी मृत्यु के बाद भरतपुर में गृह युद्ध छिड़ गया। मराठों ने यहाँ इसमें हस्तक्षेप किया, और फिर सूरजमल जो है वो जाटों के नेता हुए। परंतु गृह युद्ध के कारण 1768 में जो जवाहर सिंह है वो उस गृह युद्ध में मारे गए। लेकिन अपने उत्कर्ष से लेके और यहाँ जवाहर सिंह तक जो जाट शक्ति है उसने पूरे भारत को प्रभावित किया, और इसी दौरान 1740 से हमारे हम जो पेपर पढ़ रहे हैं, हमारा जो अध्ययन काल है वो 1740 से प्रारंभ होता है। तो उस समय एक यहाँ पर जो स्टेट थी वो जाटों की। इसके बाद में है सिख मिसलें। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो यदि हम थोड़ा सा पीछे चलें बात समझ में आएगी कि 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर का शीशगंज में वध करवाकर औरंगजेब ने सिखों की शक्ति को समाप्त करना चाहा था। ये गुरुद्वारा है विद्यार्थियों दिल्ली में अभी भी, शीशगंज, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर का वध हुआ था। परंतु दिल्ली के रवाना जब दिल्ली के लिए आए गुरु तेग बहादुर पंजाब से, और उनको अनुमान था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो वो गोविंद सिंह
को अपनी तलवार बांधकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करके आए थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा में बदलकर उनमें एक नवीन जीवन का संचार किया। गुरु गोविंद सिंह ने एक नया पंथ स्थापित किया, खालसा, और उन्होंने प्रत्येक हिंदू परिवार को कहा कि आप मुझे अपने परिवार का एक बेटा दें, उसको मैं सैनिक प्रशिक्षण दूंगा और वो समाज और देश की रक्षा करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से गोविंद सिंह ने एक नई सेना का गठन किया जिसको खालसा कहते हैं, और उसमें उन्होंने अपने सैनिकों को के लिए 5 पहचान रखी। केस यानी कि वो बाल रखेंगे, केस में कंघा बाल बनाने के लिए, केस, कंघा, कड़ा, हाथ में कड़ा जो विद्यार्थियों एक हथियार का भी काम करता था, कच्छा, वो एक लंबा कच्छा पहनते थे, और कृपाण जो कि गले में कमर में लटकाई जाती है, कृपाण। ये 5 सिंबल्स थे और उन्होंने खालसा कौम का गठन किया, जो कि उन्होंने ये 5 ये दिए कि वो केस रखेंगे। तब से ये लोग केस रखने लग गए और उनको हम सरदार के रूप में सिख पंजाब के अंदर उनको देखते हैं। तो ये उन्होंने 15 वर्ष की आयु थी उस समय गुरु गोविंद सिंह की, अपने अद्भुत सैनिक संगठन से सिखों को वीर योद्धाओं में यानी कि एक मार्शल कौम के अंदर उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। और फिर गुरु गोविंद सिंह जो है उनका औरंगजेब के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा, और गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब को परेशान करते रहे औरंगजेब की मृत्यु तक। उत्तराधिकार के युद्ध में गोविंद सिंह बहादुर शाह के समर्थक रहे। बहादुर शाह ने उनको उचित सम्मान दिया, परंतु 7 अक्टूबर 1708 को वे एक अफगान सैनिक के द्वारा उसने पीठ पीछे वार करके उनका वध कर दिया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के साथ ही गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई। ये गुरु गोविंद सिंह ने जो है पहले ही ऐलान कर दिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो गुरु परंपरा तो समाप्त कर दी, लेकिन जो एक वो आर्मी का जो काम कर रहे थे, एक वो जो समाज की रक्षा का कार्य कर रहे थे, देश की रक्षा का कार्य कर रहे थे, उसमें अपना उत्तराधिकारी बंदा बहादुर को बना के गए थे। बंदा ने सिखों के उत्कर्ष के लिए मुग़ल सम्राट बहादुर शाह, जहांगीर शाह और फर्रुखसियर से फाइटिंग किया। उसने उत्तर भारत के कई प्रदेशों पर अधिकार कर मुग़ल सम्राटों को आतंकित किया, परंतु 1716 में वह अपने सहयोगियों के विश्वासघात के कारण बंदी बना लिया गया और फर्रुखसियर द्वारा उसको बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा बहादुर के वध से सिखों की शक्ति को बड़ा आघात पहुंचा। मुग़ल शासकों ने सिखों का निर्दयतापूर्वक दमन करना प्रारंभ कर दिया, परंतु सिखों की सैनिक मनोवृत्ति समाप्त नहीं हुई। उन्होंने कपूर सिंह के नेतृत्व में अपना संघर्ष जारी रखा। नादिर शाह के आक्रमण से सिखों को थोड़ा राहत मिला, परंतु 1752 में अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार कर लिया तो सिखों का संघर्ष मुग़लों के अलावा अहमद शाह अब्दाली से भी प्रारंभ हो गया। 1760 तक उन्होंने कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और सिख मिसलों की स्थापना की। 1739 से 1783 के मध्य सिखों को पुनः शक्तिशाली बनाने में जस्सा सिंह अहलूवालिया की महान भूमिका रही, जो कि अहलूवालिया मिसल का सरदार था जस्सा सिंह। तो ये इस प्रकार से सिख मिसलें वहाँ हम पंजाब की राजनीति में, पंजाब के भूगोल पर देखते हैं।
सैनिक जत्थों के रूप में सिख शक्ति लगभग 35 जत्थों में विभक्त थी। 35 ग्रुप्स थे उनके। प्रत्येक जत्थे का एक सरदार होता था, यानी प्रत्येक समूह का एक लीडर था जिसको वो सरदार। कालांतर में इन जत्थों की संख्या 65 से घटकर 12 रह गई। कनिंघम जो कि अंग्रेज है वो लिखता है कि मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान या एक जैसा। तो वो उन्होंने अपने सिख जो हैं उन्होंने अपने आप की जो उनकी शाखाएं हैं उनको मिसल का जो उन्होंने नाम रखा। उन्होंने प्रत्येक मिसल की एक अलग पहचान होती थी, उसका एक झंडा, कोई एक नाम, कोई एक निशान, ये उनका रहता था। महाराजा रणजीत सिंह का जब उदय हुआ उस समय तक पंजाब इन्हीं मिसलों में विभक्त था। तो ये मिसलें और फिर महाराजा रणजीत सिंह वो अंग्रेज़ों के समय हमें ये वहाँ पर उपस्थित मिलते हैं जब अंग्रेज़ यहाँ आते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं पेशवा की। देखिए ये पेशवा जो है मराठों में थे। पहला तो आप ये समझ लें कि मराठों से इनका संबंध है। मराठा शक्ति संपूर्ण 18वीं सदी तक मुगलों से लोहा लेती रही, पूरी 18वीं सदी। मुगल शक्ति को निर्बल तथा जर्जर बनाने वाले पेशवा ही थे। मराठा शक्ति के चरम उत्कर्ष में पेशवाओं का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मराठा शक्ति की स्थापना के क्षेत्र में शिवाजी का था। शाहू 1749 ईस्वी तक छत्रपति बना रहा। इसका श्रेय भी पेशवाओं को ही जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में मराठा मालवा व गुजरात से चौथ वसूली करते हुए दिल्ली तक जा पहुँचे और दिल्ली को आतंकित कर पंजाब में लाहौर के स्वामी बन बैठे। राजस्थान उनके आक्रमणों का केंद्र बन गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उनका पेंशनर बन गया। विद्यार्थियों आप स्थिति देखिए, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट कहलाता है, लेकिन वो मराठों के नियंत्रण में था और मराठे उसको पेंशन देते थे। रघुजी भोसले ने बंगाल बिहार, कहाँ पे आप देखिए महाराष्ट्र है और कहाँ बंगाल बिहार है, वहाँ जाकर चौथ वसूली करता है। इसलिए विद्यार्थियों 18वीं सदी को मराठों की सदी कहना उचित है। 18वीं सदी को मराठों की सदी कहा जा सकता है। पेशवा की यदि हम बात करें तो बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में प्रथम पेशवा था। उसने मराठा शक्ति को सुदृढ़ किया, दक्षिण भारत में छत्रपति शाहू की प्रभुता स्थापित की। बालाजी विश्वनाथ के प्रमुख जो उसके उद्देश्य हैं, स्वराज्य की रक्षा है, प्रशासनिक संगठन और जो भी उनकी लाभप्रद परंपराएं हैं उनकी रक्षा करना था। साथ ही वह मराठों की सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा था, मराठा राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। हालांकि बालाजी विश्वनाथ योद्धा नहीं था, परंतु वह एक अच्छा डिप्लोमेट था, एक राजकूटनीतिज्ञ था। इसी कारण वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। उसने 1719 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से संधि करके मराठा शक्ति को प्रबल बना दिया। इसलिए बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बालाजी की मृत्यु हो जाने पर शाहू ने उसके पुत्र बाजीराव को अपना पेशवा बना दिया, बाजीराव प्रथम जिसको हम कहते हैं 1720 से 1740। यद्यपि अन्य मराठा सरदारों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी शाहू ने बना दिया। उसके बाद बाजीराव जो हम पढ़ रहे हैं प्रथम 1720 से 1740 के बाद फिर बालाजी बाजीराव
1740 में अगला पेशवा बनता है जो 1761 तक रहता है। उसके बाद माधवराव 1761 से 1772 तक पेशवा रहता है। तो जो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो मराठे यहाँ पेशवाओं के अधीन अपनी शक्ति जो है अर्जित कर चुके थे। तो हम यही हमारा विद्यार्थियों अध्ययन का टॉपिक है कि अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यानी भारत में कौन कहाँ पर शासन कर रहा था और फिर उनका अंग्रेज़ों के साथ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहा वो हम फिर आगे के टॉपिक्स में उनका अध्ययन करेंगे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।